हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे नोट इट ऑल चैनल के नए वीडियो जो कि रिसेंटली डेवलपमेंट नोएडा ट्विन टावर डेमोलिशन के ऊपर मैंने बनाया है। ये हम में से किसी के पास छुपा नहीं है। चारों तरफ खबर है कि कैसे नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर्स कुछ ही सेकंड्स में डस्ट में बदल गए। आसपास धुआं छा गया, आसपास लोगों को नजर नहीं आ रहा था। इतने सारे लोग उसको देखने के लिए आए हुए थे। अगले दिन खबर भी इससे भरी पड़ी थी। न्यूज़पेपर से लेकर टीवी चैनल्स तक हर कोई इसको कवर करने में जुटा हुआ था। बट क्या थी इसके पीछे की खबर? क्या है ये ट्विन टावर्स? ये कहाँ पर हैं? इन्हीं सब चीजों के बारे में जानने के लिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया है। इन द मीनवाइल गाइस, प्लीज मेरे साथ एंड तक बने रहिए। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। क्या बैकग्राउंड है, क्या हुआ, क्यों ये केस चला, कैसे इसका डिसीजन लिया गया, कौन लोग थे इसके पीछे और इससे आने वाले टाइम में क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है, वो सभी चीजें हम लोग कवर करेंगे आज के अपने वीडियो के अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ। इन द मीनवाइल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि क्या है ये सुपरटेक ट्विन टावर्स। दरअसल ये दो टावर्स हैं और जिनके नाम है एपेक्स और सियान। अब इन दोनों टावर्स को देखा जाए, जो एपेक्स है वो 32 स्टोरी बिल्डिंग है और जो सियान है वो 29 स्टोरी बिल्डिंग है। ये दोनों ही दरअसल पार्ट है सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के। अब ये प्रोजेक्ट नोएडा में है और अगर हम सोचे कि ये बिल्डिंग्स कितनी बड़ी हैं दोस्तों, तो आप इस बात को जान के हैरान रह जाएंगे। जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि अगर हम कंपेयर करें इसको एक जानी मानी बिल्डिंग यानी कि कुतुब मीनार से, सो ये दोस्तों उससे भी बड़ी है। अगर देखा जाए तो ये वाली बिल्डिंग 100 मीटर्स की है और कुतुब मीनार की जो हाइट है वो 73 मीटर्स है। सो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है जिसका कि डेमोलिशन किया गया है। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए हर जगह सुर्खियों में ये छाई भी हुई है। और यहीं से शुरुआत होती है इस कहानी की कि ये सुपर ट्विन टावर्स का डेमोलिशन आजकल न्यूज में क्यों छाया हुआ है। अब देखा जाए तो ये एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, ये खबर कितने दिनों से फैली हुई है। हुआ क्या दरअसल, 9 साल से ऐसे कैसे इसके ऊपर केस चलता रहा। दोस्तों दरअसल क्या हुआ, जब सुपरटेक ट्विन टावर्स बनने वाले थे, उस जो बिल्डिंग में उससे पहले जो उस पूरे प्रोजेक्ट में जो लोग रह रहे थे, उसमें कुछ सीनियर सिटीजन्स थे। खासकर ये नोट करने वाली बात है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के खिलाफ जिन्होंने बातचीत की है वो सारे मेनली सीनियर सिटीजन्स थे। अब उनमें से 4 ऐसे रेजिडेंट्स थे जिन्होंने कि एक्चुअली नोटिस किया कि बहुत बड़ा वायलेशन हो रहा है हमारी इस बिल्डिंग के अंदर, और उसी का उन्होंने एक क्वेश्चन उठाना शुरू किया। अब देखते हैं कि इसमें 4 जो लोग जो न्यूज में छाए रहे या जिन्होंने इसका बीड़ा उठाया कि हम इसके ऊपर लड़ाई करेंगे, वो लोग कौन थे। वो इसी के रेजिडेंट्स थे जिसमें कि नाम है उदय भान सिंह टियोटिया, एस के शर्मा, रवि बजाज और एम के जैन। अब इन लोगों ने क्वेश्चन क्या उठाया, इन्होंने क्या बोला कि परेशानी क्या आ रही है इन लोगों को। इन्होंने कहा कि पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंपनी ने जो हमें क्लेम किया था वो चीजें नहीं हुई। कंपनी ने बड़े क्लियरली अपने ब्रोशर में बड़े बड़े दावे किए। उनमें से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये था कि आपको एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिया जाएगा जिसमें कि आपके पास 82%, हाँ जी दोस्तों, 82% ओपन एरिया होगा। यानी कि जिस बिल्डिंग्स में हम लोग रहेंगे उस बिल्डिंग्स के आसपास काफी सारी हरियाली होगी, खुला एरिया छोड़ा जाएगा, जो कि एक्चुअली ऐसी सोसाइटीज में लोग घूमने फिरने के लिए, वॉक करने के लिए, पार्क्स के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो उस तरीके के ओपन एरिया की लोगों ने उम्मीद की थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि एक्चुअली आपने जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज किया है वो बहुत ही लो क्वालिटी का है। तो ये लोगों ने दूसरी बात कही। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या थी कि एक्चुअली बहुत बड़ा वायलेशन हुआ है जो नेशनल बिल्डिंग कोड है और जो नोएडा अथॉरिटी के अपने भी जो लॉज है उसके अंदर। अब उस लॉ में क्या कहा जाता है कि दरअसल दो बिल्डिंग्स के अंदर कम से कम 16 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, जबकि इसमें जो दूसरी बिल्डिंग इसके साथ है एस्टर 2, इनमें बहुत ही कम डिफरेंस है, कुछ 6-7 मीटर का डिफरेंस है दोस्तों। तो इसके ऊपर लोगों ने इसके ऑब्जेक्ट करना शुरू किया और एक मुहिम चलाई कि कैसे हम लोग सुपरटेक टावर को आंसरेबल बनाएं। तो इन्होंने इसमें लीगली जाना डिसाइड किया, बट लीगली जाना आसान नहीं था, उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। और उसके लिए एक अंदाजा लगाया गया कि शायद
1 करोड़ रुपया लिया जाएगा। दोस्तों उस टाइम तकरीबन 500 रेजिडेंट इस सोसाइटी में रहते थे और मिलके सब लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और इन 4 लोगों ने दरअसल एक एक रेजिडेंट का दरवाजा खटखटाया और सबसे कहा कि इनिशियली हम लोग 10,000 रुपए डालते हैं और उसी से ये केस हम लोग शुरू करते हैं। तो यहां से शुरुआत हुई इस लीगल बैटल की। और इसमें आगे क्या हुआ, आगे इन लोगों ने मिलके दिसंबर 2012 में एक पीआईएल डाली इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब इलाहाबाद ऑब्वियसली बिकॉज ये यूपी का केस है तो उन्होंने वहां पे हाई कोर्ट में इसके बारे में डाला और 2 ही साल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके फेवर में रूल भी किया और बड़ा क्लियरली ये कहा कि इन दोनों टावर्स को डेमोलिश किया जाए क्योंकि इनमें वायलेशन हुआ है। साथ साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एक्चुअली जो पैसा लगा है वो रिफंड किया जाए बायर्स को, यानी कि जिन लोगों ने अभी तक इसमें अपने फ्लैट्स बुक कर लिए हैं उन लोगों को उनका बुकिंग अमाउंट या जो पैसा उन्होंने लगाया है वो उनको क्लियरली वापस कर दिया जाए। और ये भी फटकार भी लगाई नोएडा अथॉरिटी के ऊपर और ये कहा कि ये गलत किया गया है, ये रूल्स के खिलाफ है। मगर बात वहां पे नहीं बनी, वहां पे चीजें नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि सुपरटेक और नोएडा अथॉरिटी मिलकर अपील करने के लिए चले गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में डिसीजंस लगने, पीआईएल तो लग गई, केस तो लग गया, बट इमीडिएटली उस पर डिसीजन नहीं आ पाया क्योंकि बहुत सारे मुद्दे खुले हुए थे, बहुत सारी चीजें सामने फर्निश करनी थी, डिटेल्स। इसलिए इनको तकरीबन दोस्तों लग गए 7 साल सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई करते करते। बट फाइनली इसका एक डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि जो भी पैसा लोगों ने लगाया है स्पेशली इसके अंदर, उसमें उसको 12% का इंटरेस्ट देकर भी उनको वापस किया जाए। जो पैसा कोर्ट केस में लगा है वो वापस किया जाए। इनफैक्ट आरडब्ल्यूए को भी 2 करोड़ रुपए एज पर जुर्माना देने की बात लीगल बैटल में डिसाइड हुई। ये बहुत बड़ी विन थी दोस्तों। अगर आप देखा जाए तो अक्सर ये देखने में आता है कि जो ऐसे इस तरीके के जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स होते हैं वो आम जनता की बात नहीं सुनते या उन्हें कुछ नहीं समझते, बट इस केस में बहुत क्लियरली सुपरटेक के खिलाफ डिसीजन लिए दोनों, हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी। सो समय जरूर लगा बट ये एक आम बंदे की, एक आम इंसान की बहुत बड़ी जीत थी। और यहीं से आगे पहुंचे हम लोग उस डेमोलिशन के बारे में जिसके बारे में हम लोग बात करने के लिए आज यहाँ पे बैठे हैं। तो क्या हुआ दरअसल अगस्त 28 को जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों सुबह से ही अफरा तफरी थी, इनफैक्ट एक दिन पहले ही इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत होनी शुरू हो गई थी, सब लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया। पुलिस से भी खबरें आनी शुरू होगी कि कैसे रास्ते बदले जाएंगे या कौन से रास्ते बंद किए जाएंगे, सेफ्टी के लिए लोग क्या क्या करें। ये एक बहुत बड़ी मुहिम थी, लोगों को ऑलमोस्ट एक हफ्ता दिया गया बिकॉज आसपास की बिल्डिंग्स में जो लोग थे उन्हें अपना घर खाली करने के लिए कहा गया। काफी कई हजार लोगों ने अपने घर छोड़े, काफी सारे फ्लैट्स खाली हुए और इनफैक्ट उनके जो पेट्स थे उन सबको लेकर सेफ्टी के दायरे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसके सेफ्टी के दायरे में कोई भी इंसान उस टाइम में ना हो। सो सुबह से ही सबसे पहले तो 8 बजे जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक्सप्लोजिव ट्विन टावर्स के पास पहुंचे और फिर मेन रोड के आसपास जो सिक्योरिटी थी उसे कड़ी कर दिया गया और कॉर्डन ऑफ कर दिया गया सारी एरिया को क्लियरली 2 से 3 बजे के टाइम के अकॉर्डिंगली, यानी कि कोई आदमी वहां आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। आप देख रहे होंगे जितनी भी आपने खबरें भी देखी, सभी चैनल, सभी लोग बहुत दूर से इसकी न्यूज बना रहे थे क्योंकि पास में किसी को जाना अलाउड नहीं था। बहुत क्लियरली फिर 1:30 पे देखा गया कि सारे ही एक्सप्लोजिव प्रॉपरली फिक्स कर दिए गए क्योंकि थोड़ी देर 1 घंटा पहले वो लोग चाहते थे कि सारी तैयारियां हो जाए। फिर सिर्फ 15 मिनट पहले यानी कि 2:15 बजे एक सायरन से खबर दी गई कि हाँ जी अब हम रेडी हैं, अब हम इसको आगे कर सकते हैं। तो उस चीज को आगे बढ़ाया गया और फिर ऐसा समय किया गया कि जो जो कोर टीम थी उस कोर टीम को छोड़कर बाकी सभी लोग उससे बाहर चले गए। अब वहां पे सिर्फ कोर टीम रह गई और सिर्फ 1 मिनट पहले एक फाइनल सायरन दिया गया जिसका मतलब ये था कि हाँ अब सब रेडी है और विद इन अ मिनट ये डेमोलिशन हो जाएगा। और फिर ठीक 2:30 बजे दोस्तों, ठीक 2:30 बजे 28 अगस्त को ये डेमोलिशन किया गया और वहां पे कुछ ही सेकंड्स में देखा जाए तो अचानक धूल का गुबार छा गया और वहां पे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था थोड़े टाइम के लिए। ऐसा माहौल वहां बना हुआ था, लोग
सोच में भी पड़े हुए थे, घबराए भी हुए थे, उनको ये भी सोच थी, आस-पास के रेज़िडेंट के दिमाग में ये था कि पता नहीं क्या होगा, क्या बिल्डिंग ठीक से नीचे आ पाएगी, तो क्या सिक्योरिटी मेजर लिए गए हैं, क्या हम लोग सेफ हैं, आने वाले टाइम में कोई परेशानी तो नहीं होगी। देखिए दोस्तों, बहुत सारे सवाल इसके ऊपर उठाए ज़रूर गए, बट जहाँ तक हमने पढ़ा है और अपनी रिसर्च में जाना है, सरकार ने और जो अथॉरिटीज़ इसके पीछे रखी हुई थी या जिस कॉन्ट्रैक्टर को इसका आप देखो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उसने बहुत ही केयरफुली सारी चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट किया है पूरी रिसर्च के साथ। तो उस दिन कौन-कौन लोग थे, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, अगर हम फटाफट देखना चाहें तो मैं बताना चाहूँगी कि इसका डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट दरअसल दिया गया एडिफिस इंजीनियरिंग एंड जेट डिमोलिशंस को। वहाँ पे तकरीबन 3700 किलोज़ एक्सप्लोजिव्स लगाए गए बिल्डिंग्स के पिलर्स में, वॉल्स में बिकॉज़ इंश्योर किया जाना था कि सारी चीज़ें प्रॉपर्ली डेमोलिश हो पाएँ। इसके लिए एक स्पेशल टेक्नीक दोस्तों ये दूसरे देशों में पहले भी कई बार यूज़ की जा चुकी है जिसे हम कहते हैं वाटरफॉल टेक्निक। अब वाटरफॉल जैसे अगर आप देखें एक झरना जैसे बह के नीचे गिरता है, एग्ज़ैक्टली वैसे ही ये बिल्डिंग तर-तर करते हुए नीचे गिरी, पर ज़्यादा इधर-उधर ना फैले, इसी को वाटरफॉल टेक्निक कहा गया है। ताकि जितना भी डेब्रिस यानी कि जितना भी मलबा हो, वो उसी के अंदर और बिल्कुल आस-पास रहे। ये यही है वाटरफॉल टेक्नीक। दोस्तों इसको इंश्योर किया गया कि 100 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाए ताकि भगवान ना करे कुछ भी गड़बड़ अगर इसके अंदर हो जाए, तो उस मुआवज़े से को उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको देखा जा सके। और जो डेमोलिशन का भी जो पैसा लगा है दोस्तों तकरीबन तकरीबन 20 करोड़ रुपया है, वो भी दरअसल डेवलपर यानी कि सुपरटेक ने ही पे किया है और ठीक 9 से 12 सेकंड के अंदर दोनों गगनचुंबी इमारतें जिन्हें हम ऑलमोस्ट 100 मीटर्स थी, नीचे आके गिर पड़ी। उस डेमोलिशन ज़ोन में जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ ही टीम के मेंबर्स थे, जो उस टाइम एक्चुअली वहाँ पे प्रेज़ेंट थे, जिन्होंने उसको क्लोज़ली देखा, वो भी मॉनिटरिंग पर्पज़ से और उसके अलावा दोस्तों वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब इसके बाद देखा जाए तो ऐसा नहीं है सब कुछ खत्म हो गया। सुपरटेक ने उसके बाद भी एक स्टेटमेंट दी और सुपरटेक के जो चेयरमैन हैं मिस्टर आर के अरोड़ा, उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से कोई डेविएशन नहीं थी बिल्डिंग प्लान के अंदर जो एक्चुअली डिसाइड किया गया था पहले से, वही किया गया था और दूसरा कोई और भी उन्होंने बिल्डिंग प्लान से अलग चल के नहीं किया। जो पेमेंट्स करनी थी नोएडा अथॉरिटी को वो क्लियरली की गई थी। तो उनके हिसाब से दरअसल इसमें कोई गलत बात नहीं हुई, कोई गड़बड़ नहीं हुई बट ये सुपरटेक का कहना है और बाकियों का कहना अगर इससे मिलता तो शायद हम ये खबर ना तो पढ़ रहे होते ना सुन रहे होते। बहुत क्लियरली उनके कहने और सुनने और बाकी चीजों में बहुत फर्क है। अब देखा जाए तो डेमोलिशन के बाद भी काम खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। कई सारी गवर्नमेंट की ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो अभी भी इसमें लगी हुई हैं क्योंकि इसके साथ बहुत मलबा सामने आया है। इसलिए आईआईटी मद्रास दरअसल इस पे रिसर्च कर रहा है कि जो वाइब्रेशंस वहाँ से निकली हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है और कुछ कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में दोस्तों वो अपनी एक रिपोर्ट देंगे जिसमें कि ये बड़ा क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि ये जो वाइब्रेशंस है यानी कि जो अर्थ में वाइब्रेशन हुई है, इससे कोई और खतरा, कोई परेशानी तो नहीं है। और साथ-साथ बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन के ऊपर भी चेक रखने के लिए जो यूपी का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने भी उस पे रिसर्च करके उसको मॉनिटर करके उसकी एक रिपोर्ट जारी की जाएगी और जो ये फाइनल रिपोर्ट्स हैं, ये सब गवर्नमेंट के पास कुछ ही दिनों में ले जाई जाएँगी और उसके बाद इसको एक फाइनली जो ऑलरेडी एक सक्सेस है, बहुत क्लियरली बट उसको फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट अब खत्म हो गया है और इससे कोई परेशानी नहीं है। बट गवर्नमेंट और सारी अथॉरिटीज दोस्तों बहुत ही क्लियरली इसको बड़ी तरीके से इसको ले रही हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं पे भी केयरफुलनेस में कमी छोड़ी हो। बहुत ही उन्होंने सूझबूझ से सारी चीज़ों को किया है। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि थम्स अप है उन सब लोगों को जो इसके पीछे जुड़े हुए थे। और इससे एक बात जो हुई है वो ये हुई है दोस्तों कि अभी तक जैसे मैंने कहा कि कुछ और देशों में इस तरीके की बड़ी-बड़ी इमारतों को गिराया गया है। तो इसके बाद इंडिया भी उन कंट्रीज के क्लब में जुड़ गया है जिन्होंने इस तरीके की 100 मीटर से लंबी इमारतों को गिराया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी जीत है और इस तरीके के रेजिडेंशियल इलाके में ऐसी बिल्डिंग इनफैक्ट वर्ल्ड में शायद ही कहीं गिराई गई हो जहां आसपास बहुत और भी बिल्डिंग्स हो। तो ये एक और सफलता है बहुत क्लियरली इंजीनियर्स की और जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे
जो इसके पीछे जुड़े हुए थे। तो इसी के साथ दोस्तों हम लोग ये कहते हैं कि जो इसके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, हमने कुछ आंकड़ों के साथ लाके आपके सामने प्रेज़ेंट करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, और कुछ भी अगर आपको लगता है कि हमने मिस किया है, तो प्लीज़ हमें लाइक और कमेंट्स में बताइए कि हम अगर कुछ और इसके बारे में बनाएँ, तो हम और इन्फॉर्मेशन लेके आएँगे। और दोस्तों, अब एंड आ गया है इस वीडियो का, और मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। इस चैनल नोट इट ऑल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके के और वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें और हम लोग इसी में एक साथ बने रहें। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड be with us for a longer term. Thank you so much. Signing off from Note It All. Thanks a lot for all your support. Thank you so much.